पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान की विशेषता क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन है कठोर, लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है भारत के संविधान की विशेषता अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। भारतीय संविधान संशोधन के दृष्टि से अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, जो इसकी प्रमुख विशेषता है। संविधान के कुछ उपबंधों को संसद अपने साधारण बहुमत से संशोधित कर सकती है, जो उसे लचीला बनाते हैं, और संविधान के कुछ उपबंधों में संशोधन के लिए संसद के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। जबकि कुछ उपबंध ऐसे भी हैं जिनमें संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन या अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जो उसे कठोर बनाते हैं। इसलिए भारतीय संविधान कठोर और लचीले का अनोखा मिश्रण है। तो याद रखिएगा, भारत के संविधान की विशेषता है कि ये अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अगला प्रश्न है, देखिए, लोक संप्रभुता भारतीय संविधान में है। देखिए, सीमित और असीमित, परिभाषित और अपरिभाषित, विधिक और वास्तविक, या फिर संपूर्ण एवं व्यापक। तो सही उत्तर संपूर्ण एवं व्यापक, ऑप्शन डी। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र घोषित किया गया है और भारतीय संविधान में संपूर्ण संप्रभुता का प्राधिकार भारत के लोगों में निहित है। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और अंत में की अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये उद्घोषणा स्पष्ट करती है कि संविधान में जो लोक संप्रभुता है उसका क्षेत्र संपूर्ण और व्यापक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था के विषय में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। इसमें न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था नहीं है, राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है, संघ तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण है, या सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है। तो सही उत्तर राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है। ये भारतीय संघीय व्यवस्था के विषय में सत्य कथन नहीं है। दोस्तों, शुद्ध संघीय व्यवस्था वाले देशों में प्रांतों का संघ में समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। जैसा कि अमेरिका में प्रत्येक राज्य से संघीय व्यवस्थापिका के उच्च सदन यानी सीनेट के लिए 2 सदस्य चुने जाते हैं, लेकिन भारत में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व न देकर उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, आपको बताना है। संसदात्मक शासन, मौलिक अधिकार, दोहरी नागरिकता, या फिर लिखित संविधान। तो सही उत्तर भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। दोस्तों, दोहरी नागरिकता भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है और भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में ये है कि ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था, संसदीय शासन प्रणाली, कठोरता और लचीलेपन का समन्वय, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति, सार्वभौम वयस्क मताधिकार और एकीकृत न्याय प्रणाली आदि हैं। तो याद रखिएगा कि दोहरी नागरिकता भारतीय संविधान में शामिल नहीं है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, सही कथन को चुनें। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से केवल एक कथन सही है। वो कौन सा है? पहला है, अवशेष शक्तियाँ भारत में राज्यों के पास और अमेरिका में केंद्र के पास निहित होती हैं। गलत है। अमेरिका में 3 तरह की विधायी शक्तियाँ होती हैं, जबकि भारत में केवल एक प्रकार की शक्ति का निरूपण है। गलत है। भारत और अमेरिका दोनों में अवशेष शक्तियाँ केंद्र के पास हैं। गलत हैं। अवशेष शक्तियाँ भारत में केंद्र के पास और अमेरिका में राज्यों के पास हैं। तो केवल ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। इस प्रश्न की आप व्याख्या देखेंगे तो स्पष्ट होगा कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार संसद को प्राप्त है।
संयुक्त राज्य अमेरिका में गणना और अवशेष के सिद्धांत पर शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसमें केंद्र की शक्तियों का उल्लेख कर अन्य शक्तियां राज्यों को प्रदान की गई हैं। अगला प्रश्न है, किसने ये दृष्टिकोण व्यक्त किया था कि भारतीय संविधान समय तथा परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार एकात्मक और संघात्मक दोनों है? ऑप्शन है के.सी. वियर, आर्य सरकारिया, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या जेनिंग्स। तो सही उत्तर सर आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा, जेनिंग्स की रचना है सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं। इसमें उसने भारतीय संविधान को संघात्मक माना है, लेकिन इसमें तीव्र केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को स्वीकार किया है। के.सी. वियर ने दोस्तों भारतीय संविधान को अर्धसंघी यानी क्वासी फेडरल कहा है, जबकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसे परिसंघात्मक संविधान कहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान समय और परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार एकात्मक और संघात्मक दोनों है, ये जेनिंग्स का कथन है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्रमुखी है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन है संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता है, आपातकाल में केंद्र की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, संसद राज्यों के क्षेत्रों का पुनर्गठन या पुनर्वितरण कर सकती है, या उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। केंद्रमुखी का तात्पर्य संविधान के ऐसे प्रावधान जो राज्यों की अपेक्षा संघ को अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। तो इसमें सभी विकल्प आपके सही हैं, क्योंकि भारत में केवल एक ही नागरिकता का प्रावधान है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत आपातकाल में संघ अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 में संसद को ये शक्ति दी गई है कि वो नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकेगी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहाँ वर्णित है, आपको बताना है। प्रस्तावना में, भाग 3 में, कहीं भी वर्णित नहीं है, या अनुच्छेद 368 में। तो ये कहाँ पर है आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहाँ पर वर्णित है। तो याद रखिएगा, कहीं भी वर्णित नहीं है, ऑप्शन सी। भारत के संविधान में कहीं भी फेडरल शब्द का उल्लेख नहीं है। भारतीय संघ को स्पष्ट करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इस प्रकार भारतीय संविधान में संघ के लिए अंग्रेजी शब्द यूनियन का प्रयोग किया गया है, जो कि कनाडा की संघीय व्यवस्था से मेल खाता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आप जान लीजिए कि अमेरिका के संविधान में संघ के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि भारत के संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सही उत्तर, भारत के संविधान में फेडरल शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ को पैरामाउंट फेडरेशन या परम संघ किसने कहा है? C.H. एलेक्जेंड्रोविच, M.P. शर्मा, के संथानम या A.C. बनर्जी ने? तो सही उत्तर के संथानम, ऑप्शन सी। योजना आयोग की व्यापक शक्तियों के विस्तार को देखते हुए के संथानम ने भारतीय संघ को पैरामाउंट फेडरेशन या परम संघ कहा है। तो याद रखिएगा, भारतीय संघ को परम संघ की संज्ञा के संथानम ने दिया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता कौन सी है, आपको बताना है। यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं, कूट की सहायता से आपको बताना है। देखिए, शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का पृथक्करण, स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रधानमंत्री का नेतृत्व और लिखित संविधान। तो भारतीय संघीय प्रणाली में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? तो भारतीय संघीय प्रणाली में शक्तियों का बंटवारा यानी केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका और लिखित संविधान है। शक्तियों का पृथक्करण जो है भारत में नहीं, न तो प्रधानमंत्री का नेतृत्व है। तो 1, 3, 5 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद कर लीजिए। दोस्तों, संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं भारतीय संघीय प्रणाली में पाई जाती हैं। केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में सर्वोच्च और अधीनस्थ न्यायालय, एक व्यापक लिखित संविधान।
शक्तियों के पृथक्करण और प्रधानमंत्री के नेतृत्व। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत अध्यक्षात्मक और प्रधानमंत्री का नेतृत्व संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है, न कि संघात्मक शासन प्रणाली की। अगला प्रश्न है, किस एक को अहस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहा जाता है? समाजवाद, श्रेणी समाजवाद, व्यक्तिवाद या श्रमिक संघवाद को? तो सही उत्तर व्यक्तिवाद, ऑप्शन सी। व्यक्तिवाद या इंडिविजुअलिज्म को अहस्तक्षेप यानी लेसेस फेयर का सिद्धांत कहा जाता है। व्यक्तिवादी विचारधारा व्यक्ति के जीवन में राज्य का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करती, इसलिए इसे अहस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहते हैं। अहस्तक्षेप से तात्पर्य है कि व्यक्ति को उसके हाल पर छोड़ दो, यानी अहस्तक्षेप का सिद्धांत ये मानता है कि व्यक्ति के कार्यों में राज्य को किसी भी प्रकार की दखलंदाजी या हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होगा, यानी व्यक्ति के कार्यों में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, तो वो अपना स्वतंत्र रूप से विकास कर सकता है। तो व्यक्तिवाद को अहस्तक्षेप के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? ऑप्शन देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति या न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। दोस्तों, ये भारतीय संविधान में संघीय विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान में जो संघात्मक संविधान के लक्षण हैं, उसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की अपरिवर्तनशीलता और लिखित संविधान प्रमुख है। इसके साथ इसमें एकात्मक संविधान की जो विशेषताएं हैं, उसमें एकल नागरिकता, राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकालीन प्रावधान, अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इसलिए राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं बल्कि एकात्मक विशेषता है। और इसी कारण केसी वीयर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय या क्वासी फेडरल का संविधान कहा था। तो याद रखिएगा, राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति भारतीय संविधान में संघीय विशेषता के अंतर्गत शामिल नहीं है और केसी वीयर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान कहा है। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? आपको बताना है। तो उत्तर है, भारत में जो शासक है वो वंशानुगत नहीं है, बल्कि ये जो है भारत में जो गणतंत्र का अर्थ है कि भारत में जो राज्याध्यक्ष है वो निर्वाचित होता है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत राजा की परंपरा का अंत हो गया है और भारत का राज्याध्यक्ष निर्वाचित होता है और भारत का राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि यानी 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। अगला प्रश्न है, किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में शामिल किया गया है? संघीय व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था, दोनों संघीय और एकात्मक व्यवस्था या परिसंघ व्यवस्था की विशेषताएं? तो सही उत्तर ऑप्शन सी, संघीय और एकात्मक दोनों व्यवस्था की विशेषताएं। संविधान विशेषज्ञ डी बसु ने भारतीय संविधान को संघात्मक और एकात्मक विशेषताओं से युक्त बताया है। सामान्यतः संघात्मक व्यवस्था प्रचलन में बनी रहेगी, लेकिन विशेष परिस्थितियों और राष्ट्रीय हित के प्रश्न पर भारतीय संविधान एकात्मक रूप ग्रहण कर लेता है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार भारत है एक संघीय राज्य, एकात्मक राज्य, राज्यों का संघ या अर्धसंघीय राज्य? तो आप जान लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का संघ कहा गया है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार इसके 2 कारण हैं। पहला ये कि ये राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है और दूसरा, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसी कारण भारतीय संघीय व्यवस्था में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर ये जेनिंग्स का कथन है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ये कथन जेनिंग्स का है और जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान की विशालता उसका बहुत बड़ा दुर्गुण है जो भ्रम और झगड़ों को उत्पन्न करता है। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा है
कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग यानी लायर्स पैराडाइज है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्धसंघ है, ये किसने कहा है, आपको बताना है। डॉक्टर अंबेडकर, दुर्गादास बसु, के.सी. वीयर या जवाहरलाल नेहरू। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, के.सी. वीयर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। के.सी. वीयर के अनुसार भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्धसंघ है। उनके अनुसार भारतीय संविधान एक अर्धसंघीय संविधान है। और प्रोफेसर वीयर के अनुसार परिसंघीय सिद्धांत के अंतर्गत संघ और इकाइयों में शक्तियों का विभाजन होता है। इस प्रकार परिसंघीय सिद्धांत का सार है स्वतंत्रता और समन्वयकारिता। भारतीय संविधान के संबंध में निष्कर्षतः ये मानना उचित होगा कि यह एक एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है। अगला प्रश्न है, एक कठोर संविधान वह है। एक कठोर संविधान वह है। ऑप्शन है जिसे संशोधित न किया जा सके, जिसे आंशिक रूप से संशोधित किया जा सके, जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जा सके, या इनमें से कोई नहीं। तो कठोर संविधान वो होता है जिसे सामान्य विधि निर्माण की प्रक्रिया विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जा सके। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। संविधान को संशोधन की दृष्टि से कठोर और लचीला दो वर्गों में विभक्त किया जाता है। कठोर संविधान उसे कहते हैं जिसमें संशोधन की प्रक्रिया सामान्य विधि निर्माण की प्रक्रिया से अलग होती है। अमेरिका का संविधान एक कठोर संविधान का उदाहरण है, जबकि ब्रिटिश संविधान लचीला संविधान का उदाहरण है। ब्रिटिश संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और विधि निर्माण की प्रक्रिया दोनों एक ही है। भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों का समन्वय है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान ने अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता प्रणाली और इंग्लैंड के संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के बीच आश्चर्यजनक रूप से एक मध्यम मार्ग खोज निकाला है। ये कथन किसका है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये कथन दुर्गादास बसु का है, डी बसु। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान में ब्रिटिश और अमेरिकी पद्धति के बीच का मार्ग अपनाया गया है। संविधान निर्माता ब्रिटेन की संसद की संप्रभुता के आदर्श से प्रभावित थे, उसे अपनाना चाहते थे, लेकिन इसके साथ ही अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था, लिखित और कठोर संविधान, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था को भी अपनाना चाहते थे। देख लीजिए, तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में ब्रिटेन की संसद की सर्वोच्चता और अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य का मार्ग अपनाया गया है। ये कथन संविधान विशेषज्ञ दुर्गादास बसु का है। एन पालकीवाला का कहना है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद की शक्तियाँ मर्यादित हैं। संसद न तो बुनियादी नागरिक स्वतंत्रताओं का हरण कर सकती है, न ही संविधान के अनिवार्य तथा अस्थायी तत्वों को संशोधित कर सकती है। डॉक्टर सुभाष कश्यप, भारत में सार्वभौम संप्रभुता केवल जनता में निहित है, संसद के अधिकार संविधान निर्दिष्ट मात्र हैं। अगला प्रश्न है, एक संसदात्मक सरकार में। तो आप जानते हैं संसदात्मक सरकार की विशेषता क्या है? तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। अगला प्रश्न है, संसदात्मक सरकार की कौन सी विशेषता नहीं है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है, नाम मात्र का अध्यक्ष, कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, और कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व। तो अन्य सभी विशेषताएं तो संसदीय सरकार की हैं, लेकिन कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल ये संसदात्मक सरकार की विशेषता नहीं है, क्योंकि संसदात्मक शासन वो शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण होता है, और इस शासन में कानूनी रूप से मुख्य कार्यपालक केवल नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है।
और आप जान लीजिए संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका जो है और व्यवस्थापिका एक दूसरे से अलग न होकर परस्पर एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती हैं और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित होता है। कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का कार्यक्षेत्र अलग अलग निर्धारित रहता है। संविधान की विशेषताओं के बाद आइए संविधान के स्रोत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं और प्रायः भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। पहला प्रश्न है, संघ को राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहाँ से प्राप्त किया था? ऑप्शन है 1935 के भारत शासन अधिनियम से, अमेरिका के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से या ऑस्ट्रेलिया के। तो सही उत्तर है संघ को राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम से प्राप्त किया था। आप जान लीजिए कि संघ को राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम से प्राप्त किया था और संविधान के अनुच्छेद 256 और 257 में केंद्र को राज्यों को निर्देश देने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारत की संघात्मक व्यवस्था में शक्ति विभाजन संबंधी 3 सूचियां कहां से ली गई हैं? तो 3 सूचियां जो हैं शक्ति विभाजन की भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ही ली गई हैं, क्योंकि भारत की संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और प्रांतों के बीच जो शक्तियों का विभाजन संबंधी तत्व है भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। शक्ति विभाजन संबंधी 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन सूचियों का वर्णन हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची और अनुच्छेद 246 में है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत हैं किस देश के प्रतिरूप पर? तो भारत में राष्ट्रपति जो हैं राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत हैं। ये व्यवस्था कनाडा के संविधान या कनाडा के मॉडल पर आधारित है। भारत में राज्यपाल को नियुक्त करने का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा का संविधान केंद्र और राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान करता है। केंद्र द्वारा भारत में राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन भारतीय संविधान के बारे में नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक मौलिक संविधान है। कौन सा सही है? यह एक मौलिक संविधान है, सही नहीं है। यह विकास का परिणाम है, ये भी सही नहीं है। यह एक उधार का झोला है, यह एक अनोखा संविधान है। तो दोस्तों अगर जो देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान निर्माताओं का उद्देश्य एक व्यवहारिक और अच्छा संविधान बनाना था, इसलिए उन्होंने दुनिया भर के प्रमुख सफल संविधानों का गहन अध्ययन किया और स्वीकार्य तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किया। फलस्वरूप भारतीय संविधान विभिन्न संविधानों का मिश्रण हो गया है और भारतीय संविधान सभा के सदस्य और समाजशास्त्री के.टी. शाह ने भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां निहित किए जाने में किसके नमूने को अपनाया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, ये व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण की गई हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने संघवाद की अवधारणा को कहाँ से ग्रहण किया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान के संघीय ढांचे में अनेक लक्षण कनाडा के संघीय ढांचे से मेल खाते हैं, जैसे शक्तिशाली केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, केंद्र और राज्य संबंध, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहना, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयकों को सुरक्षित रखना और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ये सभी विचार जो है कनाडा के संविधान से गृहीत हैं। अगला है, भारत के समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में जो समवर्ती सूची का विचार है वहीं से लिया गया है। इस सूची में ऐसे
विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होता है। इसे 7वीं अनुसूची में तीसरी सूची के रूप में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ये अमेरिका के संविधान से और संघात्मक स्वरूप कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो 3, 4, 1 और 2 ऑप्शन देखते हैं। 3, 4, 1 और 2 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा को कहाँ से ग्रहण किया? तो उत्तर है आयरलैंड के संविधान से, याद रखिएगा। आयरलैंड के संविधान से जो है भारतीय नीति निर्माताओं ने, संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत लिया और भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की अवधारणा किस संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड या फ्रांस से। तो सही उत्तर कनाडा से। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 सबसेक्शन 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है और कनाडा के संविधान के आधार पर ही भारतीय संविधान में संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि अमेरिका के संविधान में शब्द के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस संविधान से लिया गया है? तो सही उत्तर कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से। दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता यानी इक्वालिटी बिफोर द लॉ ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जबकि विधियों का समान संरक्षण या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज ये वाक्यांश अमेरिका के संविधान से उद्धृत है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि भारतीय संघ प्रमुखतः आधारित है संघ व्यवस्था से जो पाई जाती है कनाडा में, अमेरिका में, नाइजीरिया में या ऑस्ट्रेलिया में? तो सही उत्तर कनाडा में। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। आप देख लीजिए भारतीय संविधान में प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग जो है ये मूल अधिकार, न्यायपूर्ण अवलोकन, कानून का समान संरक्षण और उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना संबंधी प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। समवर्ती सूची और प्रस्तावना की विशिष्ट भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है और 7वीं अनुसूची की सूचियां केंद्र राज्य संबंध, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, राज्यपाल के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखने का प्रावधान, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, पद अवधि, ये सभी कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान की प्रमुख विशेषताएं और संविधान के स्रोत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब भारतीय संविधान तैयार किया गया था तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जानते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष शब्द 1950 में लागू मूल संविधान के अंग नहीं थे। 1976 के 42वें संविधान संशोधन 3 जनवरी 1977 से ये लागू हुए और इन्हीं के द्वारा जोड़े गए थे। यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। इसलिए भारतीय संविधान जब तैयार किया गया तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया था।
अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया था? ऑप्शन है 26 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को या 15 अगस्त 1947 को। तो याद रखिएगा 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था और आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना था। तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? न्याय, व्यक्ति की गरिमा, बंधुत्व या फिर संघी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, संघी। दोस्तों, संघी शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा बंधुत्व शब्द जो हैं ये संविधान की प्रस्तावना में शामिल हैं। संघीय शब्द इसमें शामिल नहीं हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका में किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन देखिए, राजनैतिक समानता, व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा की समानता और राष्ट्र की अखंडता। तो सही उत्तर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राजनैतिक समानता का उल्लेख नहीं है। भारत के संविधान की उद्देशिका में राजनैतिक समानता का उल्लेख नहीं है, बल्कि राजनैतिक न्याय और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का उल्लेख है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता का उल्लेख भी उद्देशिका में किया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। संविधान की उद्देशिका में राजनैतिक समानता की बात नहीं की गई है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात की गई है। और आप जान लीजिए प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात संविधान की प्रस्तावना में की गई है, न कि राजनीतिक समानता की। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नांकित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या विश्वास की स्वतंत्रता। तो सही उत्तर आर्थिक स्वतंत्रता, ये संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो याद रखिएगा आर्थिक स्वतंत्रता संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान के उद्देशिका या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो सही उत्तर आप जान लीजिए दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो उत्तर है संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। दोस्तों याद रखिएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। हालांकि अगर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के कथन की बात करें तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। यदि प्रश्न अम्बेडकर के अनुसार पूछा जाए तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा और सही उत्तर होगा। और सामान्य रूप से पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूमि क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, संघीय संरचना या फिर प्रस्तावना। तो सही उत्तर प्रस्तावना ऑप्शन डी। दोस्तों भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूमि प्रस्तावना है। यही कारण है कि बेरूवारीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है और यह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूमि इसकी प्रस्तावना या प्रियम्बुल है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा
निम्नलिखित में से किन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया है? तो उन शब्दों का उल्लेख करना है जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। तो याद रखिएगा, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 का है। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया है। अभी तक संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है। दोस्तों, बेरुवारी वाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को पलटते हुए कहा कि जो है प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान का अंग है। और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के बाद में प्रस्तावना को संविधान की आत्मा घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 बार, 1 बार, 4 बार या 10 बार? तो सही उत्तर 1 बार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल 1 बार संशोधन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल 1 बार संशोधन करते हुए समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के उद्देशिका यानी प्रियम्बुल में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष यानी सोशलिस्ट एंड सेकुलर किस वर्ष संशोधित कर जोड़ा गया था? तो आप जानते हैं कि ये था 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 अब तक पारित संशोधनों में सबसे बड़ा है। इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इस संशोधन के द्वारा उद्देशिका में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। साथ ही इस संशोधन द्वारा संविधान में 10 मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, किसने पंथनिरपेक्षता का आशय सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण बताया है? महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, BN राव या जवाहरलाल नेहरू? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सेकुलरिज्म यानी पंथनिरपेक्षता का आशय सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण बताया है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में पंथनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश BV गजेंद्र गडकर ने पंथनिरपेक्षता को परिभाषित करते हुए कहा था कि राज्य किसी धर्म के प्रति समर्पित नहीं हो सकता। ये अधार्मिकता या धर्म विरोध नहीं है, ये सभी धर्मों को समान स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो याद रखिएगा, सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण जो है पंथनिरपेक्षता का आशय किसने बताया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में हम भारत के लोग की सही व्याख्या क्या है? तो यहाँ पर आप देखिए 4 कथन दिए गए हैं। हम भारत में निवास करते हैं, बिल्कुल सही। संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है, सही है। प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित है, सही है। और इस संविधान का निर्माण अंग्रेजों ने नहीं किया। तो ये सभी कथन संविधान की प्रस्तावना में निहित हम भारत के लोग की सही व्याख्या करता है। संविधान की प्रस्तावना में वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग का तात्पर्य ये है कि हम भारत में निवास करते हैं। संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है और प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित है और इस संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा न कि अंग्रेजों द्वारा किया गया है। इसलिए इस प्रश्न का विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है? आपको बताना है। ऑप्शन है उदारवादी, पंथनिरपेक्ष, संप्रभु या लोकतांत्रिक। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा उदारवादी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में उदारवादी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक शब्दों का प्रयोग हुआ है, लेकिन उदारवादी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है।
भारतीय संविधान की उद्देशिका के बाद आइए संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, तेलंगाना विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 121, 119, 117 या 90? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 119। 2019 के पूर्व तेलंगाना विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 120 थी, जिसमें 100 निर्वाचित सदस्य और एक राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य थे। और आप जानते हैं 104वें संविधान संशोधन 2019 के जरिए लोकसभा और विधानसभा में आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है, जिससे तेलंगाना विधानसभा में अगले निर्वाचन से सदस्यों की संख्या 119 हो जाएगी। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तेलंगाना विधानसभा में कुल 119 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 26 जनवरी 1955, 15 अगस्त 1956, 26 जनवरी 1957 या 15 अगस्त 1958 को। तो सही उत्तर 26 जनवरी 1957। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। इसी के परिप्रेक्ष्य में जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान था जो 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। 6 अगस्त 2019 को संसद की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा एक अधिसूचना जारी कर अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले जो भी प्रावधान थे उनको समाप्त कर दिया गया। इसलिए अब जम्मू कश्मीर में भी भारत का संविधान लागू हो गया है। तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर का अलग संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था और इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। उसको कुछ विशेष रियायतें और विशेष लाभ इससे प्राप्त होता था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14, 11, 9 या 10? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक लागू किया गया। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक प्रभावी रहा था। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो याद रखिएगा, वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के पारित होने और 2020 में दादरा नगर हवेली और दमन दीव के विलय के बाद वर्तमान में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। दोस्तों, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य का गठन होने से भारत में कुल राज्यों की संख्या 29 हो गई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर को राज्य से हटाकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित क्षेत्र बनाने से कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। लेकिन 3 दिसंबर 2019 को दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 संसद में पारित हुआ। ये विधेयक 2 केंद्र शासित प्रदेशों दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का 26 जनवरी 2020 से विलय करता है। विलय के बाद इस नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादरा और नगर हवेली और दमन दीव हो गया है। तो स्पष्ट है कि वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य को भारत में अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार प्राप्त था? ऑप्शन है मिजोरम, मेघालय, जम्मू कश्मीर या नागालैंड। तो सही उत्तर जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था और इसके तहत जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान था, लेकिन 6 अगस्त 2019 से लागू जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया गया, जिससे वहाँ पर भी भारतीय संविधान लागू हो गया है। तो
पहले जम्मू कश्मीर राज्य को अपना अलग संविधान निर्मित करने का अधिकार था और धारा 370 अनुच्छेद 370 के तहत उसे विशेष राज्य का दर्जा भी प्राप्त था। लेकिन 6 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया गया है, तो अब वहाँ कोई राज्य का अपना कानून नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन एक क्रमानुसार सही है जिसे भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था? तो सबसे पहले नागालैंड, फिर हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। नागालैंड को 1963 में, हरियाणा को 1966 में, सिक्किम को 1975 में और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में जो है भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो ये ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। एक प्रश्न और है, आसान सा है, थोड़ा तार्किक और वैचारिक है कि यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो निम्नलिखित अनुसूचियों में किसे संशोधित किया जाना चाहिए? तो सही उत्तर पहली अनुसूची, ऑप्शन ए। भारतीय संघ में किसी नए राज्य के सृजन के बाद पहली अनुसूची में संशोधन आवश्यक होता है। अनुसूची 1 में भारतीय संघ में शामिल राज्य और उनके राज्य क्षेत्र दिए गए हैं। नए राज्य के सृजन के बाद अनुसूची 1 में संशोधित कर उसके नाम और राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया जाता है और यदि उस राज्य को राज्यसभा में भी प्रतिनिधित्व या सीट दिया जाना हो तो अनुसूची 4 में भी संशोधन करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय संघ में कोई नए राज्य का सृजन करना हो तो अनिवार्य रूप से पहली अनुसूची में संशोधन किया जाना होगा। अगला प्रश्न है, भारत में भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन था? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या आंध्र प्रदेश? तो सही उत्तर आंध्र प्रदेश। भारत में दोस्तों भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। तेलुगु भाषियों के लिए 1 अक्टूबर 1953 को इस राज्य का गठन किया गया था। तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था जो 1 अक्टूबर 1953 से अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया? आपको बताना है। 1954 में, 1967 में, 1956 या 1976? तो सही उत्तर 1956 में। याद रखिएगा, भारत के स्वतंत्र होने के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। 29 दिसंबर 1953 को न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ और इस आयोग ने 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1956 में नए राज्यों का निर्माण हुआ और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। वर्ष 2000 में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आए थे। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य बनाया गया, लेकिन अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित कर उसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया। 26 नवंबर 2019 को गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लोकसभा में दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 प्रस्तुत किया। इस विधेयक को लोकसभा द्वारा 27 नवंबर 2019 को, राज्यसभा द्वारा 3 दिसंबर 2019 को पारित किया गया और इस अधिनियम के द्वारा 2 केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव नामक एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और वर्तमान में आप जान लीजिए दोस्तों, भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप की राजधानी का नाम क्या है? तो उत्तर है लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। तो यहाँ पर विकल्पों में कोई नहीं है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर में स्थित एक भारतीय द्वीप समूह है। इसकी राजधानी कवरत्ती है। समस्त केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप सबसे छोटा है। लक्षद्वीप भारत की मुख्य भूमि से लगभग 300 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में अरब सागर में है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। आइजोल मिजोरम की राजधानी है और ईटानगर आप जानते हैं ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है।
अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को राष्ट्रपति ने किस तिथि को स्वीकृति प्रदान की थी? डेट है आपका 9 अगस्त 2019, 10 अगस्त 2019, 11 अगस्त 2019 या 12 अगस्त 2019। तो सही उत्तर 9 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दी थी और 31 अक्टूबर 2019 को ये लागू हुआ। जम्मू कश्मीर को 2 संघ शासित राज्यों में विभक्त करने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 लोकसभा द्वारा 5 अगस्त 2019 को और राज्यसभा द्वारा 6 अगस्त 2019 को पारित किया गया था। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद भारत में कुल 28 राज्य और 9 संघ शासित क्षेत्र बने थे, लेकिन दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के विलय के कारण वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। किन 2 भाषाओं का उपयोग भारत के किसी भी हिस्से में भाषाओं के रूप में नहीं होता है? ऑप्शन देखिए, सिंधी और संस्कृत, सिंधी और अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू या फिर तमिल और कश्मीरी। तो सही उत्तर सिंधी और संस्कृत। सिंधी तथा संस्कृत का उपयोग भारत के किसी हिस्से में भाषाओं के रूप में नहीं होता। ये दोनों भाषाएं 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में शामिल हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं संबंधी उपबंध करता है। अनुच्छेद 345 के अनुसार अनुच्छेद 346 यानी 2 राज्यों के बीच, किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की भाषा। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा संबंधी विशेष अनुबंध के प्रावधानों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक को हिंदी को उस राज्य का शासकीय प्रयोजन में प्रयुक्त भाषा अंगीकार कर सकेगा। अनुच्छेद 351 के प्रावधानों के अनुसार संघ का कर्तव्य है कि वो हिंदी का प्रसार बढ़ाए और मुख्यतया संस्कृत और अन्य गौड़ भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। अब आइए नागरिकता यानी सिटीजनशिप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। भारत का संविधान अपने नागरिकों को कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो सही उत्तर एकल नागरिकता। दोस्तों, भारतीय संविधान एकल नागरिकता की व्यवस्था करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एक नागरिकता है। आप जान लीजिए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एक नागरिकता है, वो है भारतीय। अमेरिका की तरह संघ और राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है और नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में वर्णित हैं। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन है देखिए, संसद को, लोकसभा को, राज्यसभा को या राज्य विधानमंडलों को। तो सही उत्तर संसद को, ऑप्शन ए। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। नागरिकता के संबंध में भारतीय संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन करने की शक्ति है और इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है, जिसमें वर्तमान नागरिकता संबंधी विधि दी गई है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? वर्ष आपको बताना है। 1954, 1953, 1955 या 1952 में? तो सही उत्तर 1955 में। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जो बाद में संशोधित हुई, इसके द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 11 के अनुरूप पारित नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा संशोधन किया गया है। और भारत के संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं
और अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद जो है ये नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन कर सकती है। और यथा संशोधित भारतीय नागरिकता अधिनियम द्वारा भारतीय नागरिकता जिन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है वो हैं जन्म द्वारा, रक्त संबंध या वंशक्रम के द्वारा, रजिस्ट्री द्वारा, देशीकरण द्वारा या किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कौन सा नागरिकता का अधिकार है। ऑप्शन है इतिहास से प्रमाणित उद्भव का आधार, भौगोलिक आधारित उत्पत्ति, जन्मना और भारतीय संस्कृति की स्वीकृति या संविधान प्रारंभ होने का अधिकार। तो सही उत्तर भौगोलिक आधारित उत्पत्ति। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिक निम्नलिखित 5 तरीकों से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जन्म द्वारा, रक्त संबंध या वंशक्रम के द्वारा, रजिस्ट्रीकरण के द्वारा, देशीकरण द्वारा या किसी भूभाग में सम्मिलन के द्वारा। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान में जो है नागरिकता का आधार ये भौगोलिक आधारित उत्पत्ति है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए भारतीय संविधान खंड के अंतर्गत संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना, संघ राज्य क्षेत्र और नागरिकता से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।